नमस्कार, समाधान इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा आज का वीडियो एडवांस्ड फिगर ऑफ स्पीच पर आधारित है। फिगर ऑफ स्पीच के क्रम में यह मेरा दूसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने फिगर ऑफ स्पीच जो मेरा पहला वीडियो था वह इंटरमीडिएट फिगर ऑफ स्पीच पर आधारित था, जिसमें मैंने 7 फिगर ऑफ स्पीच के बारे में मैंने बताया था। तो उसी सिलसिले में मेरा यह दूसरा वीडियो है, लेकिन यह वीडियो उस वीडियो से डिफरेंट है क्योंकि यह इंटरमीडिएट कोर्स में इसका हम प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जब हम एडवांस इंग्लिश को पढ़ने जाते हैं, जिसे टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं की हम तैयारी करते हैं, तो इन फिगर ऑफ स्पीच को जरूर पूछा जाता है। तो ऐसे ही 7 फिगर ऑफ स्पीच को मैंने सेलेक्ट करके आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं और उसके बारे में मैं आपको पूरे डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा। तो पहले मैं फिगर ऑफ स्पीच बता देता हूं कि मेरे आज के वीडियो में कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच को शामिल किया गया है। तो देख लीजिए, इससे पहला जो फिगर ऑफ स्पीच है वह एपिथेट है, एपिथेट। दूसरा कियास्मस, तीसरा जैग्यूमा, चौथा एनाडिप्लोसिस, पांचवा एंटीथेसिस और छठवां पैरालिसिस और सातवां आयरोनी। तो इस 7 फिगर ऑफ स्पीच के बारे में मैं चर्चा करूंगा और मेरे आज के वीडियो का टॉपिक यही 7 फिगर ऑफ स्पीच होंगे, जिसको मैं आपको उदाहरण सहित स्पष्ट करके आपको समझाऊंगा। तो निश्चित रूप से आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। तो मैं इस वीडियो का अब आरंभ करूंगा, लेकिन आरंभ करने से पहले मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में, लैपटॉप में या टैबलेट जो भी आप यूज़ करते हो उसमें चालू कर लें। और यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक और शेयर भी करेंगे। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूं अपने वीडियो का टॉपिक, जो कि एडवांस फिगर ऑफ स्पीच पर आधारित है। आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित रूप से आपके लिए मतलब एक संजीवनी के रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलिए अब मैं वीडियो शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ एपिथेट के बारे में, ठीक है। तो मैंने एपिथेट फिगर ऑफ स्पीच के बारे में आपको बताता हूँ। एपिथेट, इसको पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ। दिस इज द फिगर ऑफ स्पीच in which there is an adjective, इसको एपिथेट भी कहते हैं, is used for someone's name, ठीक है। तो एपिथेट वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें किसी के नाम के बदले किसी एडजेक्टिव यानी कि एपिथेट का हम प्रयोग करते हैं। अब इसको एग्जांपल से स्पष्ट कर देखते हैं। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में फर्स्ट एग्जांपल देखिए, अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज एन एम्बिशियस एम्परेयर, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल देखिए, क्रिस्टीना ऑफ स्वीडन द स्नो क्वीन was very beautiful। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं। उस एग्जाम्पल को मैं स्पष्ट करके बताता हूँ कि किस प्रकार इसमें एपिथेट फिगर ऑफ स्पीच है। तो जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, यहाँ पे अलेक्जेंडर का मतलब सिकंदर महान, तो यहाँ पे द ग्रेट जो है, ठीक है, ये अलेक्जेंडर की विशेषता बताता है।
तो ये देखिए, ये कॉमा के बाद इसको प्रयुक्त किया गया है। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज, तो यहाँ पे अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो यहाँ जो द ग्रेट है वह अलेक्जेंडर के लिए एपिथेट का कार्य कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यह अलेक्जेंडर की विशेषता बता रहा है कि अलेक्जेंडर महान, वो एक महत्वाकांक्षी सम्राट थे। तो यहाँ पे द ग्रेट जो है यह अलेक्जेंडर के लिए एपिथेट है। इसी प्रकार देखिए, क्रिस्टीना ऑफ स्वीडन द स्नो क्वीन, स्वीडन की क्रिस्टीना जो है जिसे स्नो क्वीन के नाम से जाना जाता है, यह इसके लिए, इस क्रिस्टीना ऑफ स्वीडन के लिए यह क्या है, यह मतलब एपिथेट है, ठीक है। वाज वेरी ब्यूटीफुल, जो बहुत सुंदर थी। तो इसकी स्वीडन की क्रिस्टीना का विशेषता स्नो क्वीन के रूप में बताया गया है, तो इसलिए यहाँ पे एपिथेट फिगर ऑफ स्पीच हुआ। तो इसी प्रकार अब मैं दूसरे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में चर्चा करता हूँ, जिसका नाम है कियास्मस। तो पहले कियास्मस को मैं डिफाइन कर देता हूँ। कियास्मस, दिस इज फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच in which the grammar of one phrase is inverted in such phrase that the two key concept reappear in second phrase in inverted order, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कियास्मस। अब कियास्मस की मैंने ये डेफिनेशन लिख दिया है। तो कियास्मस जो होता है यह एक ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है डायगोनल अरेंजमेंट या क्रॉस वाइज प्लेसिंग। तो कियास्मस का मतलब, अब डायगोनल अरेंजमेंट, तो हमको इसको समझने के लिए पहले हम इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं कि इसका जो परिभाषा है, इसमें वह कियास्मस वह फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें मतलब कि एक वाक्य का जो फ्रेज होता है वह दूसरे वाक्य के उलट प्रतीत होता है, मतलब उलट दिखाई देता है, जैसे कि उसी बात को वह उल्टे ढंग से प्रस्तुत कर दिया गया है। तो संक्षेप में ये समझ लीजिए। अब मैं इसको एग्जाम्पल से क्लियर कर दे रहा हूँ आपको। तो एग्जाम्पल देखिए, पहला, आई चेस हु फ्लीस मी बट फ्ली हु चेसेस मी, ठीक है। एक ये एग्जाम्पल हो गया। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, आई एम एज बैड एज द वर्स्ट बट thank God I am as good as the best, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है। इसका मतलब समझ लीजिए कि आई चेस हु प्लीज मी, मैं उनका पीछा करता हूँ जो मुझसे भाग जाते हैं, लेकिन प्लीज हु चेसेस मी, लेकिन जो मेरा पीछा करता है मैं उनसे भाग जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोनों में किस प्रकार का भाव है कि मैं उसका पीछा करता हूँ जो मुझसे भागते हैं, और मैं उनसे भागता हूँ जो मेरा पीछा करते हैं। इसी प्रकार आई एम एज बैड एज द वर्स्ट, मैं उतना ही बुरा हूँ जितना बुरा हो सकता है, मतलब, लेकिन ईश्वर का थैंक है, धन्यवाद है कि मैं उतना ही अच्छा हूँ जितना बहुत अच्छा होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे अगर इस टाइप का एग्जाम्पल अगर आपके सामने आता है तो इसमें कियास्मस फिगर ऑफ स्पीच होता है। अब मैं आपके सामने तीसरा फिगर ऑफ स्पीच जिसका नाम जग्यूमा है उसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। तो जग्यूमा को पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ। जग्यूमा,
जेग्यूमा। दिस इज द फिगर ऑफ स्पीच, figure of speech in which one word modifies two or more words in two or more डिफरेंट वेज। ठीक है, दिस इज द डिफिनेशन ऑफ जेग्यूमा। तो पहले इसको जेग्यूमा फिगर ऑफ स्पीच का मतलब बता देते हैं। जेग्यूमा फिगर ऑफ स्पीच वह फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें एक ही वर्ड दो या दो से अधिक वर्ड को, दो या दो से अधिक शब्दों की विशेषता तो बताते हैं, लेकिन दो या दो से अधिक तरीके से, यानी कि दो या दो से अधिक तरीके से दो या दो से अधिक शब्दों की विशेषता अगर कोई एक सिंगल वर्ड बताए तो वहाँ पे जेग्यूमा फिगर ऑफ स्पीच होता है। इसको एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल देखिए, सी ब्रोक हिज कार एंड हिज हार्ट। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, माई अंकल लॉस्ट हिज मेमोरी एंड हिज सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो ब्रोक शब्द है मतलब कि उसने उसके कार को और उसके दिल को दोनों को तोड़ दिया। तो ब्रोक शब्द का प्रयोग कार के लिए भी प्रयुक्त हुआ है और दिल के लिए, हार्ट के लिए भी प्रयोग हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे जेग्यूमा फिगर ऑफ स्पीच है। इसी प्रकार देखिए, माई अंकल लॉस्ट हिज मेमोरी एंड हिज सेल्फ कंट्रोल। यहाँ लॉस्ट शब्द का प्रयोग, ठीक है, मतलब कि मेरे चाचा अंकल अपनी याददाश्त को भी खो दिए और अपना सेल्फ कंट्रोल, अपने आत्मनियंत्रण को भी खो दिया। तो मेमोरी को भी लॉस्ट किया गया है और सेल्फ कंट्रोल को भी लॉस्ट किया गया है। तो इस दोनों को, ठीक है, जो मतलब एक सिंगल वर्ड के साथ मॉडिफाइड किया गया है, इसलिए यहाँ पे जेग्यूमा फिगर ऑफ स्पीच होगा। अब मैं चौथे फिगर ऑफ स्पीच की बात करता हूँ जिसका नाम है एनाडीप्लोसिस। तो एनाडीप्लोसिस को डिफाइन में कर देता हूँ, एनाडीप्लोसिस। एनाडीप्लोसिस, this is the figure of speech in which a word or group of words at the end of a sentence or clause repeat again at the starting of following clause or sentence। ठीक है, तो दिस इज फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस और क्लॉज रिपीट अगेन एट द स्टार्टिंग ऑफ फॉलोइंग क्लॉज और सेंटेंस। यानी इसका मतलब यह है कि यह वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें कोई शब्द या शब्दों का समूह जो कि किसी वाक्य के या किसी क्लॉज के अंत में आता है, वह दोबारा जो होता है अगले वाक्य के या अगले क्लॉज के आरंभ में, मतलब शुरुआत में ही आ जाता है। जैसे अगर किसी वाक्य की समाप्ति किसी वर्ड पे होती है तो उसी वर्ड से दूसरे वाक्य का आरंभ होता है।
तो अगर ऐसा है तो वहाँ पे एनाडीप्लोसिस फिगर ऑफ स्पीच होता है, जिसको मैं आपको एग्जाम्पल से अभी क्लियर कर देता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, आवर डाउट इज आवर पैशन, and our passion is our task। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, फियर लीड्स एंगर, एंगर लीड्स hate, hate leads suffering। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। जैसे आवर डाउट इज अवर पैशन एंड आवर पैशन इज अवर टास्क। यहाँ देखिए, आवर डाउट इज अवर पैशन, आवर पैशन जो है यह वाक्य के आरंभ, मतलब ये इस क्लास के अंत है, तो एंड के बाद ये दूसरा क्लास जब शुरू होता है तो आवर पैशन फिर इस पे रिपीट हुआ। इसी प्रकार देखिए, फियर लीड्स एंगर, एंगर पे यहाँ समाप्त होता है तो दूसरा वाक्य का आरंभ एंगर से होता है, फिर ये समाप्त होता है हेट पे तो फिर हेट से आरंभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर इस टाइप के एग्जाम्पल आते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पे एनाडीप्लोसिस फिगर ऑफ स्पीच होता है। अब मैं पांचवें फिगर ऑफ स्पीच की चर्चा करता हूँ, जिसका नाम है एंटीथेसिस। तो एंटीथेसिस के बारे में मैं पहले आपको डिफाइन करके बता दे रहा हूँ। एंटीथेसिस, antithesis, this is the figure of speech in which two opposite ideas are put together in such a way to produce a contrasting effects। ठीक है, एंटीथेसिस वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें दो विपरीत विचारों को इस प्रकार रखा जाता है कि उससे एक प्रकार का विरोध प्रभाव उत्पन्न हो, विरोध का प्रभाव उत्पन्न हो। इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं। एग्जांपल देखिए, गॉड मैन प्रपोजेस, God disposes। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल देखिए। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। यहाँ देखिए प्रपोजेस और डिस्पोजेस। ठीक है, मैन प्रपोजेस मतलब मनुष्य कुछ करता है और विधाता के मन में कुछ होता है, तो मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। तो यहाँ प्रपोजेस और डिस्पोजेस जो है वो अपोजिट आइडिया है। इसी प्रकार स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। यहाँ देखिए सिल्वर और गोल्ड और स्पीच और साइलेंस, मतलब कि बोलना ठीक है सिल्वर है, लेकिन शांत रहना सोना है। यानी कि सिल्वर जो साइलेंस है वो स्पीच से ज़्यादा बेटर है। तो यानी कि ये दोनों देखिए विपरीत भाव है, तो विपरीत भाव को जब एक साथ एक ही मतलब सेंटेंस में रख दिया जाता है तो वहाँ पे एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच होता है। इसी एक बार छठवां जो फिगर ऑफ स्पीच है जिसका नाम पैरालिप्सिस है, उसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। तो पैरालिप्सिस क्या देखिए, पैरालिप्सिस
दिस इज द फिगर ऑफ स्पीच in which a speaker or a writer emphasizes something while claim to not say anything or to say a little। अब इसका परिभाषा समझ लीजिए। यह हुआ फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें कोई स्पीकर, वक्ता या लेखक किसी वस्तु को इम्फेसाइज करता है, मतलब उस पर जोर देता है, लेकिन जब पूछा जाता है तो उसके बारे में या तो मना कर देता है या बहुत ही थोड़ा मतलब उसके बारे में बताता है। यानी कहने का मतलब कि स्पष्ट रूप से इशारा तो करता है लेकिन वह मना कर देता है कि यह चीज़ है कि नहीं। जैसे अब इसको एग्जांपल से मैं क्लियर करता हूँ। एग्जांपल देखिए, आई नो हु stole your watch but I cannot mention Karim's name। सेकंड देखिए, आई डोंट वांट टू टेल यू दैट रोजी hid herself अंडर द बेड। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल मैंने दिया है, इस एग्जाम्पल को समझ लीजिए। आई नो हु स्टोल योर वॉच, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी घड़ी किसने चुराई, बट लेकिन आई कैन नॉट मेंशन करीम्स नेम, लेकिन मैं करीम का नाम नहीं बताऊंगा। यानी इसका मतलब यह है कि उसने यह कहकर बता भी दिया और नहीं भी बताया। उसने कहा कि मैं जानता हूँ तुम्हारी घड़ी किसने चुराई लेकिन मैं करीम का नाम नहीं बताऊंगा, यानी कि करीम ने ही उसकी घड़ी चुराई होगी। तो यहाँ पे देखिए, अगर ऐसा चीज़ होता है तो यह पैरालिप्सिस फिगर ऑफ स्पीच होता है। दूसरा देखिए, आई डोंट वांट टू टेल यू दैट रोजी हिड हरसेल्फ अंडर द बेड, मैं तुमको नहीं बताऊंगा कि रोजी ने अपने आप को बिस्तर के नीचे छिपाया है। तो यानी कि कहने का मतलब उसने स्पष्ट रूप से बता भी दिया और कह भी रहा है कि उसने नहीं बताया। तो अगर इस प्रकार का सिचुएशन उत्पन्न हो तो वहाँ पे पैरालिप्सिस फिगर ऑफ स्पीच होगा। अब इसके बाद में आपको सातवें फिगर ऑफ स्पीच, जो कि मेरे इस वीडियो का लास्ट फिगर ऑफ स्पीच है, जिसका नाम आयरोनी फिगर ऑफ स्पीच है, उसके बारे में मैं चर्चा करता हूं। तो आयरोनी फिगर ऑफ स्पीच, इसको पहले डिफाइन कर देते हैं। दिस इज फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ word or sentence is expressed to produce opposite रिजल्ट। ठीक है, टू प्रोड्यूस अपोजिट रिजल्ट्स। आयरोनी को समझाने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आयरोनी जो होता है 3 प्रकार का होता है। इसमें पहला जो है उसको कहते हैं वर्बल आयरोनी, जो कि शब्दों के लिए, शब्दों से उत्पन्न होता है।
इसको डिफाइन कर देते हैं. दिस अकर्स व्हेन द इंटेंशन ऑफ स्पीकर राइटर is opposite to what he is saying. सेकंड जो होता है ड्रामेटिक आयरोनी होता है, जो कि ड्रामा उत्पन्न होता है, ड्रामेटिक आयरोनी. This occurs when an audience knows more about what is going on than the characters of the play. ठीक. और जो थर्ड मेरा होता है वो सिचुएशनल आयरोनी है. आयरोनी जो स्थिति से उत्पन्न होती है. दिस अकर when something happens that was not expected at all. ठीक है. अब देखिए मैंने बताया था कि आयरोनी जो होता है व्यंग मतलब एक प्रकार का व्यंग होता है. तो यह जो फिगर ऑफ स्पीच होता है इसमें व्यंग्यात्मक बात करते हैं. व्यंग में क्या होता है, हम कहते कुछ हैं उसका अर्थ कुछ निकलता है. तो उसी प्रकार आयरोनी जो होता है वह एक प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें किसी वर्ड या वाक्य को इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं जिससे अपोजिट रिजल्ट उत्पन्न हो, यानी कि विपरीत परिणाम उसका उत्पन्न हो. तो यह तीन प्रकार का होता है, वर्बल आयरोनी, ड्रामेटिक आयरोनी और सिचुएशनल आयरोनी. वर्बल आयरोनी जो होता है वह यानी कि शब्दों से बयां होता है. तो यह तब उत्पन्न होता है जब किसी स्पीकर, वक्ता या लेखक का जो इरादा होता है इज अपोजिट टू व्हाट ही सेइंग, कि उसका जो इरादा है वह जो कह रहा है उसका विपरीत हो. उदाहरण के रूप में मैं आपको समझाना चाहूँगा. जैसे कोई व्यक्ति तूफान में फंसा हुआ है और कहे कि कितना शानदार तूफान है, तो यानी कि यह वर्बल आयरोनी हुआ. इसी प्रकार विलियम शेक्सपियर का एक नाटक जिसका नाम जूलियस सीजर था, उसमें जैसे वर्बल आयरोनी को देखने का मिलता है जब मार्क एंटोनी ने भाषण दिया कि जूलियस सीजर को मार देना चाहिए क्योंकि ब्रूटस ऐसा कहता है. अब ब्रूटस यहाँ का सम्मानित व्यक्ति है, अगर ब्रूटस कह रहा है तो निश्चित रूप से सीजर में कुछ कमियां होंगी. तो यानी कहने का मतलब कि उसने फिर सीजर के कुछ अच्छाइयों को उसने प्रदर्शित किया और फिर उसने बार बार सीजर को दोषी ठहराया. तो इससे क्या होती है, भीड़ जो होती है क्रुद्ध हो जाती है. और यह एंटोनी का यानी कि वर्बल आयरोनी का प्रभाव ही था कि जो पूरा जो पासा होता है वो पलट जाता है और सारे भीड़ जो होते हैं वो ब्रूटस का विरोध करने लगते हैं. तो यह वर्बल आयरोनी है. और ड्रामेटिक आयरोनी कहाँ उत्पन्न होता है, तो दिस अकर्स व्हेन एन ऑडियंस नोज मोर अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन देन द कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले. मतलब कि इसमें यह आयरोनी तब उत्पन्न होता है जब श्रोता स्वयं यह बता दे कि क्या होने वाला है. यानी कैरेक्टर को, जो उस नाटक का जो कैरेक्टर है, उस पात्र है, उसको नहीं पता होता है, लेकिन श्रोता को पता हो जाता है कि आगे क्या घटना घटित होने वाली है. जैसे उदाहरण तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मैकबेथ में जब मैकबेथ जो कि राजा डंकन का मतलब लॉयल बनने का प्रयास करता है, उसका जैसे स्वामी भक्त बनने का वो दिखावा करता है, लेकिन वह मन ही मन राजा डंकन की हत्या करना चाहता है.
तो यह बात डंकन को नहीं पता था, लेकिन श्रोता को यह पता चल जाता है कि मैकबेथ डंकन की हत्या करने वाला है। तो इस प्रकार की जब आयरनी उत्पन्न होती है तो वो होता है ड्रामेटिक आयरनी। और इस प्रकार सिचुएशनल आयरनी तब उत्पन्न होता है जब कुछ ऐसा घटित होता है जिसे जरा सा भी हम आशा न करें। उदाहरण के तौर पे मैं समझाऊंगा, जैसे कोई व्यक्ति है, वह मतलब सर्विस कर रहा है मान लीजिए, और वह एक एक पैसा बचाते हुए, अपनी आवश्यकताओं को कम करते हुए, काटते हुए वो धीरे धीरे पैसा का सेविंग कर रहा है, ताकि जब वो रिटायरमेंट हो तो उसका जो बुढ़ापा है वो बहुत आसानी से चल सके। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि जब वो रिटायर होने वाला होता है, उसके कुछ सप्ताह पहले ही अचानक उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। यानी कि उसका सोचना सब कुछ पे, उसके सोचने पर, उसके मतलब उसने जो विचार किया था वो सब कुछ पर पानी फिर जाता है और ऐसा कुछ नहीं हो पाता। तो अगर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो तो उसे बोलते हैं सिचुएशनल आयरनी। तो इस प्रकार मैं आपको इसमें 7 प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच के बारे में मैंने बताया। तो निश्चित रूप से आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में, लैपटॉप में या टैबलेट में, जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें चालू कर लें। और यदि आपको इसमें कुछ कमियां महसूस होती हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा, ताकि मैं अपने वीडियो को और भी बेहतर ढंग से आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर अगले बार एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।